साल 1914 कनाडा के वैंकूवर का एक बंदरगाह समंदर की लहरों पर एक जहाज डोल रहा है जिसका नाम है कामागाटा मारू। इसके अंदर ठुसे हुए हैं 376 पंजाबी, ज्यादातर सिख। सबकी आंखों में एक ही सपना है, समंदर पार एक नई जिंदगी। लेकिन जैसे ही जहाज बंदरगाह पर लंगर डालता है, कनाडा की सरकार अपना फरमान सुना देती है। इन लोगों के जहाज से उतरने पर बैन लगा दिया जाता है। 2 महीने, पूरे 2 महीने वो जहाज उसी बंदरगाह पर बंधा रहता है। आखिर में जहाज को वापस लौटा दिया जाता है। सैकड़ों पंजाबियों का वो सपना वहीं समंदर की तलहटी में दफन हो जाता है। ठीक 110 साल बाद वही वैंकूवर, उसी बंदरगाह से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर एक विशाल स्टेडियम खड़ा है जिसका नाम है बीसी प्लेस। अंदर जमा है 55,000 लोग। स्टेज पर खड़ा है एक पंजाबी गबरू, सर पर पगड़ी, हाथ में माइक। शो खत्म होता है, एक बुजुर्ग शख्स उसके पास आता है और कहता है, तुम उन 55,000 लोगों के बीच खड़े थे जो पंजाबी म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। ये तुम्हारी जीत नहीं है, ये हमारी जीत है। अब हम यहां आ गए हैं। वो गबरू कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराकर उस बुजुर्ग को गले लगा लेता है और फिर स्टेज की तरफ मुड़कर चिल्लाता है वही 3 शब्द जो अब उसकी पहचान बन चुके हैं। वो गबरू था दिलजीत दोसांझ। लेकिन सवाल यह है कि जिस कौम को 110 साल पहले इसी जमीन पर उतरने नहीं दिया गया था, उसी जमीन पर आज दिलजीत की एक आवाज पर 55,000 लोग कैसे जमा हो जाते हैं? कैसे पंजाब के गांव के गुरुद्वारे में कीर्तन करने वाला लड़का आज कोचेला से लेकर वेम्बली स्टेडियम तक अपनी शर्तों पर राज करता है? यह भी बताएंगे कि क्यों पंजाबियत को ग्लोबल स्टेज तक ले जाने वाले दिलजीत को अकाल तख्त से माफी मांगनी पड़ी थी। 84 दंगों से ठीक पहले जन्मे इस पंजाबी लड़के की पॉलिटिक्स ने कैसे आकार लिया, ये सब बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आज किस्सा में कहानी है दिलजीत दोसांझ की। उस लड़के की जो दोसांझ कला के एक साधारण से घर में दलजीत सिंह पैदा हुआ था, लेकिन बाद में दिलजीत हो गया। जो कभी गुरुद्वारे में कीर्तन गाता था, उसने हनी सिंह के साथ मिलकर ऐसे गाने बनाए जिन पर पंजाब के गन कल्चर को बढ़ावा देने के इल्जाम लगे, जिसे बॉलीवुड में सिर्फ इसलिए रोल नहीं मिलते थे क्योंकि उसने पगड़ी नहीं उतारी, और जिसे आज लोग भले ही अमेरिकी नागरिक मानते हों, लेकिन अपने हर मंच से सिर्फ एक ही जगह की बात करता है, पंजाब। कैसे एक ट्यूशन टीचर की कविताओं ने दिलजीत को पहली बार सिंगर होने का एहसास कराया। बात होगी दोसांझ कला पिंड में होने वाले कीर्तन की, और कैसे एक प्योरली एंटरटेनमेंट से पैसे कमाने वाले लड़के के जीवन में राजनीति इतना बड़ा हिस्सा बन गई कि उन्होंने ऐसी फिल्म बना दी जिसे भारत सरकार को बैन करना पड़ा। पॉप स्टार सिया के साथ दिलजीत की वायरल हुई उन तस्वीरों का सच क्या था, और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिलजीत शादीशुदा है? आखिर कौन कराता है दिलजीत के ये करोड़ों के कॉन्सर्ट्स, और इनमें पैसा कैसे बनता है, और कैसे एक पंजाबी सिंगर दुनिया भर में मशहूर हो गया? ये कहानी है दिलजीत के दिलजीत बनने की। बात जालंधर के पास बसे एक छोटे से पिंड दोसांझ कला से शुरू होती है। यहीं पर दिलजीत दोसांझ का जन्म हुआ था। गांव के सरपंच मक्खन सिंह आज भी उसे एक बीबा मुंडा यानी बहुत ही शरीफ और अच्छे लड़के की तरह याद करते हैं। एक इंटरव्यू में दिलजीत बताते हैं कि उनके पिता बलबीर सिंह दोसांझ पंजाब रोडवेज में इंस्पेक्टर हुआ करते थे। वहीं कुछ जगहों पर उनके बस ड्राइवर होने का जिक्र मिलता है। एक बड़ी बहन और छोटे भाई के बीच पैदा हुए दिलजीत का बचपन में पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था
और वो खाली वक्त में हॉकी खेला करता था। अपनी बहन के साथ ट्यूशन पढ़ने गए दिलजीत के साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसने अनजाने में ही उसके लिए आगे का रास्ता तय कर दिया। जून 2025 में टोरंटो में हुए बिलबोर्ड समिट का मंच था। सामने बैठे थे ग्रैमी अवार्ड कराने वाली संस्था रिकॉर्डिंग एकेडमी के प्रेसिडेंट पानो से पनाए। इसी बड़े ग्लोबल मंच पर दिलजीत ने खुद अपने बचपन का एक मजेदार किस्सा सुनाया। हुआ यूं कि दिलजीत के ट्यूशन टीचर को कविताएं लिखने का बहुत शौक था, लेकिन उनके साथ एक बड़ी दिक्कत थी। उनकी लिखी कविताएं तरन्नुम में पढ़ने या गाने वाला कोई नहीं था। टीचर को भी पता था कि दिलजीत का पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसलिए उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त ये कि जो भी बच्चा उनकी लिखी कोई कविता याद कर लेगा उसको ट्यूशन से छुट्टी मिल जाएगी। बस फिर क्या था, छुट्टी के लालच में इस लड़के ने उस टीचर की सारी कविताएं रट ली। उस टीचर के घर कोई दोस्त या रिश्तेदार आते तो वो दिलजीत को बुला लेते, कहते चलो मेरी कविताएं इन्हें गाकर सुनाओ। दिलजीत पूरे सुर में वो कविताएं गा देता। वहां मौजूद लोग सुनकर हैरान रह जाते और कहते कि अरे ये लड़का तो बहुत बढ़िया सिंगर है। अब आसपास के लोग बार बार उसे सिंगर कहने लगे तो बचपन में ही दिलजीत ने भी खुद को सिंगर मान लिया। दिलजीत जब महज 11 साल का था तो उसके माँ बाप ने उसे लुधियाना में मामा दविंदर सिंह सोढ़ी के घर भेज दिया। मामा एक मशहूर रागी थे और कीर्तन गाते थे। यहीं से इस लड़के का वो सफर शुरू हुआ जिसने उसके सुर पक्के किए। दिलजीत ने लुधियाना के लोकल गुरुद्वारों में गाना शुरू कर दिया। वहां उसने तबला बजाना सीखा और साथ साथ गुनगुनाने लगा। कीर्तन गाने के लिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और रागों की बहुत गहरी समझ चाहिए होती है। गुरुद्वारे के इसी शांत और रूहानी माहौल ने दिलजीत की आवाज़ को वो बेस दिया जो आगे चलकर उसके बहुत काम आया। लेकिन उस वक्त पंजाब की सड़कों पर पॉप म्यूजिक का शोर गूंज रहा था और ये लड़का भी उसी शोर का हिस्सा बनने के लिए बेताब था। साल 2000 का वक्त था। ये शर्मीला सा लड़का लुधियाना की फाइन टोन कैसेट्स कंपनी के गीतकार बलवीर बोपाराय और प्रोड्यूसर राजिंदर सिंह के पास पहुंच गया। राजिंदर सिंह को कई लड़कों में से एक को चुनना था और उनकी नज़र दिलजीत पर जाकर टिक गई। राजिंदर बताते हैं कि उस वक्त दिलजीत की दाढ़ी भी ठीक से नहीं आई थी, लेकिन उसके पास रिदम थी और वो भांगड़ा भी बहुत अच्छा करता था। और सबसे बड़ी बात कि वो पगड़ी बहुत शानदार बांधता था। वो एक ऐसा बीबा बॉय था जिसके अंदर कुछ नया सीखने की जबरदस्त भूख थी। साल 2000, महज 16 साल की उम्र में दिलजीत ने अपना पहला म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया। नाम था इश्क दा उड़ाएड़ा। इसी एल्बम के साथ उसने एक और बड़ा बदलाव किया। उसने अपना नाम दिलजीत से बदलकर दिलजीत रख लिया। एक इंटरव्यू में दिलजीत ने बताया था कि उन्होंने ये नाम सिर्फ खुद को थोड़ा कूल दिखाने के लिए बदला था। रिपोर्ट के मुताबिक ये एल्बम निकालने के बाद दिलजीत की शोहरत का ग्राफ रॉकेट की तरह भागा। 17 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो एक शो के 50,000 रुपए चार्ज करने लगे थे, जो कि पंजाब के हिसाब से उस वक्त काफी ज्यादा थे। शादी के सीजन में तो उन्हें लगभग हर दिन बुक किया जाने लगा था। साल 2003 में दिलजीत की दूसरी एल्बम दिल आई, जिसे इंडो कैनेडियन म्यूजिशियन सुखपाल सुख ने यूके में रिकॉर्ड किया था। सुखपाल बताते हैं कि उस उम्र में दिलजीत माइकल जैक्सन को अपना आदर्श मानते थे। उन्हें फैशन का भी जबरदस्त शौक था। वो अक्सर अतरंगी कपड़े ट्राई करते और फिर डरते हुए सुखपाल से पूछते कि पाजी कहीं मैं जोकर तो नहीं लग रहा। साल 2005 में उनका तीसरा एल्बम आया स्माइल। इसी दौरान उनका एक इंटरव्यू बहुत मशहूर हुआ। उस वक्त पंजाब के युवाओं को लेकर एक गलत मिसकंसेप्शन थी। लोगों को लगता था कि पगड़ी पहनने वाला लड़का ग्लैमरस नहीं दिख सकता, उसे बॉलीवुड में काम नहीं मिल सकता। दिलजीत ने इस सोच पर सीधा वार किया। उन्होंने अपने गाने आ गए पग्गा पोचवियां वाले के जरिए पगड़ी को फैशन स्टेटमेंट बना दिया। उन्होंने बेबाकी से कहा कि हम किसी से कम नहीं है। इसी बेबाकी ने पंजाब के युवाओं में उनका फैन बेस बड़ा कर दिया। साल 2006 में जब दिलजीत अपने पहले कनाडा टूर पर गए तो वहां उनके गांव के लोगों ने उनका बड़ा सम्मान किया। इसी सम्मान से गदगद होकर वो वापस लौटे और अपनी टीम से पूछा कि क्या मैं अपने नाम के आगे अपने गांव का नाम दोसांझ लगा लूं, और यहीं से वो पूरी दुनिया के लिए दिलजीत दोसांझ बन गए। लेकिन शोहरत का असली और विवादित खेल शुरू हुआ साल 2009 में। दिलजीत ने रैपर यो यो हनी सिंह के साथ हाथ मिला लिया। इन दोनों का एल्बम आया द नेक्स्ट लेवल।
गुरुद्वारे में कीर्तन गाने वाले लड़के की इमेज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पंगा नाम के गाने के वीडियो में दिलजीत एक खूंखार गैंगस्टर की तरह नजर आए। उनके हाथों में बंदूकें थी। गाने के बोल थे कि हम रब से डरने वाले लोग हैं, लेकिन अपनी बंदूकें गोलियों से भरकर रखते हैं। ਅਸੀਂ ਰਹਿਨੇ ਆ ਨੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਗਨ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਭਰ ਕੇ। साल 2011 में दिलजीत ने फिल्मों में कदम रखा। फिल्म का नाम था द लायन ऑफ पंजाब। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन इसका एक गाना बहुत बड़ा हिट हो गया। वो गाना था लक 28 कुड़ी दा। ये गाना BBC एशियन डाउनलोड चार्ट में टॉप पर पहुंच गया। लेकिन यहीं से दिलजीत पर सवाल उठने लगे। उन पर आरोप लगे कि वो अपने गानों में गन कल्चर और शराब को प्रमोट करने के साथ साथ महिलाओं को नीचा दिखाने वाले कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। मशहूर फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में जब दिलजीत से इस गन कल्चर वाले म्यूजिक पर सवाल पूछा तो उनका जवाब बहुत सीधा था। उन्होंने कहा कि मैं मिडिल क्लास परिवार से हूं और मुझे पैसे कमाने हैं। जब मेरे पास आमदनी के दूसरे पक्के साधन हो जाएंगे तो शायद मैं ऐसे गाने बनाना छोड़ दूं। पैसे कमाने की इसी भूख ने एक नए किरदार को जन्म दिया। यह किरदार था अर्बन पेंडू। साल 2012 में आई फिल्म जट एंड जूलियट ने पंजाबी सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। दिलजीत ने एक ऐसे लड़के का किरदार निभाया जो दिल से तो एकदम पेंडू था, लेकिन खुद को शहरी दिखाने की कोशिश करता था। इस फिल्म ने उस पारंपरिक हिंसक जट की इमेज को एक हंसमुख और प्यारे लड़के में बदल दिया। इस कामयाबी ने दिलजीत के लिए बॉलीवुड और पैसा दोनों के दरवाजे खोल दिए। वो रातों रात करोड़ों कमाने लगे। लेकिन पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत काला सच भी है। जहां पैसा है वहां पंजाब का खूंखार गैंग कल्चर भी है। सिंगर से फिरौती मांगना और उन्हें धमकियां मिलना यहां आम बात है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि जब कई बड़े सिंगर्स इस गैंग कल्चर का शिकार हो गए तो बंदूकों वाले गाने गाने वाले दिलजीत खुद को इस असली दलदल से कैसे बचा ले गए। पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री का एक कड़वा सच है। यहां गानों में जितनी गोलियां चलती हैं, हकीकत में भी उतनी ही धाएं धाएं होती है। अमर सिंह चमकीला से लेकर सिद्धू मूसेवाला तक पंजाब ने अपने कई बड़े कलाकारों को इस गैंग कल्चर और आपसी दुश्मनी की भेंट चढ़ते देखा है। जब कोई सिंगर हिट होता है तो उसके पास अंडरवर्ल्ड से फिरौती और धमकियों के फोन आने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए सिंगर्स को मजबूरन किसी ना किसी गैंग का संरक्षण लेना पड़ता है। अपने शुरुआती दौर में दिलजीत ने भी गन कल्चर वाले गाने गाए। हनी सिंह के साथ उनकी गैंगस्टर वाली इमेज हिट भी हुई, लेकिन दिलजीत ने सूझबूझ का सहारा लिया। वो जानते थे कि स्क्रीन पर बंदूक चलाना और असल जिंदगी में गैंगस्टर से उलझना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। इसलिए जैसे ही उनके पास पैसा और शोहरत आई, उन्होंने खुद को इस लोकल गैंग कल्चर से पूरी तरह काट लिया। कैरवन मैगजीन की रिपोर्ट बताती है कि इस सेफ एग्जिट का सबसे बड़ा कारण था उनका प्रोफेशनल रवैया। दिलजीत ने पंजाब के लोकल अखाड़ों और आपसी गुटबाजी से हमेशा दूरी बनाकर रखी। उनका मजाक अर्बन पेंडू कहकर जरूर उड़ाया गया, लेकिन उनका काम करने का तरीका पूरी तरह से अर्बन और कॉरपोरेट था। उन्होंने व्हाइट हिल प्रोडक्शंस जैसे बड़े और प्रोफेशनल स्टूडियोज के साथ काम किया। अपना पूरा फोकस पंजाब से हटाकर बॉलीवुड और बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर शिफ्ट कर दिया। उन्होंने अपनी PR टीम और मैनेजमेंट को इतना सख्त कर दिया कि किसी भी लोकल गुंडे या गैंग के लिए उन तक सीधे पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया। इसके अलावा उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को भी पंजाब के इस माहौल से बहुत दूर कर लिया। उन्होंने अपना बेस मुंबई और फिर अमेरिका शिफ्ट कर लिया। जब पंजाब में गैंग्स का खौफ अपने चरम पर था, तब दिलजीत ग्लोबल स्टेज पर अपनी जमीन तैयार कर रहे थे। उन्होंने फिल्मों के जरिए अपनी इमेज एक लवर बॉय और हंसमुख इंसान की बना ली थी। वो स्क्रीन पर किसी को मारने काटने की बजाय लोगों को हंसाने लगे। यही वो स्मार्ट मूव था जिसने उन्हें पंजाब के उस खूनी दलदल से बचा लिया जहां कई बड़े नाम हमेशा के लिए डूब गए। इस तरह दिलजीत ने अपनी जिंदगी और अपना करियर तो महफूज कर लिया, लेकिन वो भारत की सियासत और विवादों की आंच से खुद को नहीं बचा पाए। जब देश में किसान आंदोलन भड़का तो ये पंजाबी गबरू सीधे सिस्टम से टकरा गया। नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें बदनाम करने के लिए उनकी नागरिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए गए।
सरेआम दावा किया गया कि दिलजीत अब भारतीय नागरिक नहीं रहे और इसी सियासी ड्रामे के बीच उनकी उस सीक्रेट फैमिली का जिक्र भी बाहर आ गया जिसे उन्होंने सालों से अमेरिका में छिपा कर रखा था। साल 2020 का दिसंबर महीना, देश की राजधानी दिल्ली की सरहदों पर लाखों किसान जमा थे। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इसी बीच सिंघू बॉर्डर के मंच पर एक शख्स पहुंचता है। ये कोई किसान नेता नहीं बल्कि दिलजीत दोसांझ थे। दिलजीत ने बिना किसी पीआर एजेंसी को बताए गुपचुप तरीके से किसानों को गर्म कपड़े खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए दान दिए थे। यहीं से उनका वो सियासी अवतार दुनिया के सामने आया जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। उनका सबसे बड़ा टकराव हुआ अभिनेत्री कंगना रनौत से। कंगना ने किसान आंदोलन में शामिल एक बुजुर्ग महिला महिंदर कौर को लेकर फर्जी दावा किया था। कंगना ने कहा था कि वो रोजाना 100 रुपए के लिए धरने पर बैठी हैं। दिलजीत ने उन्हें ट्विटर पर सरेआम घेर लिया। कंगना ने बौखलाहट में दिलजीत को करण जौहर का पालतू कह दिया। इसके बाद दिलजीत ने ठेठ पंजाबी में कंगना को जवाब दिया। उन्होंने कहा, तू बंदे को बस पालतू ही समझती है क्या? और ये बॉलीवुड वाले नहीं, पंजाब वाले हैं। लेकिन सिस्टम से इस बगावत की दिलजीत को भारी कीमत चुकानी पड़ी। उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा सियासी प्रोपेगेंडा चलाया गया। सोशल मीडिया पर ट्रोल्स ने अफवाह फैला दी कि दिलजीत अब भारत के नागरिक नहीं है और उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली है। इस आग में घी डालने का काम किया इंडियन एक्सप्रेस की एक हालिया रिपोर्ट ने। इंडियन एक्सप्रेस की इस डिटेल्ड रिपोर्ट में दिलजीत के दोस्तों के हवाले से उनकी सीक्रेट फैमिली के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिलजीत शादीशुदा है और उनकी पत्नी संदीप कौर एक अमेरिकन इंडियन है। उनका एक बेटा भी है जो संदीप कौर के साथ अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बंगलो में रहता है। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के बाद यह सवाल और तेज हो गया कि क्या अमेरिकी नागरिक से शादी करने के बाद दिलजीत भी कागजों पर अमेरिकन हो गए हैं? दिलजीत ने अपनी नागरिकता या पत्नी को लेकर कभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। हालांकि साल 2019 में फिल्म गुड न्यूज के प्रमोशन के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने बातों बातों में एक बहुत बड़ा हिंट दे दिया था। कियारा ने कहा था कि फिल्म की स्टार कास्ट में मेरे अलावा मौजूद सभी एक्टर्स के बच्चे हैं। उस वक्त वहां अक्षय कुमार, करीना कपूर और दिलजीत मौजूद थे। अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पत्नी और बच्चे की बात लिखी गई है, लेकिन जहां तक भारत की नागरिकता का सवाल है तो इसका जवाब दिलजीत ने खुद साल 2020 में दिया था, जब उन पर देश विरोधी होने के आरोप लगे और इनकम टैक्स की जांच की खबरें उड़ी तो दिलजीत ने सोशल मीडिया पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का अपना टैक्स सर्टिफिकेट शेयर कर दिया था। उन्होंने दुनिया को दिखाया था कि वो भारत के एक ईमानदार टैक्स पेयर हैं और देश के सिस्टम का हिस्सा है। हालांकि हाल ही में दिलजीत का एक और बयान भी आया है जिसमें दिलजीत ने कहा है कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि उनके नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। यानी कि अब उनके नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है या वो किसी भी तरीके का पैसा अपने पास नहीं रखते हैं तो कोई भी जांच एजेंसी उनको अपने दरवाजे तक नहीं बुला सकती। ये दिलजीत का बयान है। दिलजीत ने यह भी कहा है कि ऐसा करने से वो कम से कम फ्री महसूस करते हैं। दिलजीत ने एक इंटरव्यू में अपनी सीक्रेट जिंदगी का कारण भी बताया था। उन्होंने कहा था कि वो नहीं चाहते कि उनकी बातों या उनके सियासी स्टैंड की सजा उनके परिवार को मिले। वो अपने परिवार को ट्रोल्स की भद्दी गालियों और धमकियों से बचाना चाहते हैं। लेकिन 2020 के बाद दिलजीत के अंदर का वो गंभीर इंसान पूरी तरह जाग चुका था। वो सिर्फ पैसे कमाने वाले अर्बन पेंडू नहीं रहे। उन्होंने तय किया कि अब वो पंजाब के सबसे नाजुक और दर्दनाक इतिहास को पर्दे पर लाएंगे। उन्होंने पंजाब के मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की बायोपिक पंजाब 95 बनाई। लेकिन इस फिल्म से सीबीएफसी बोर्ड को इतनी ज्यादा दिक्कत थी कि इस फिल्म में 100 से ज्यादा कट्स लगाने के लिए कहा गया। सेंसर बोर्ड की इसी कैंची से जूझने वाला ये वही दिलजीत था जिसे एक वक्त पर सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त के सामने सर झुकाकर सरेआम माफी मांगनी पड़ी थी। दिलजीत का विवादों से पुराना नाता रहा है। एक वक्त था जब उनके गानों के बोल और कुछ फिल्मों के सीन्स को लेकर सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने गहरी आपत्ति जताई थी। इसके पीछे दो बड़े विवाद थे। पहला विवाद उनके गाने को लेकर था जिसमें उन्होंने खाड़कू शब्द का इस्तेमाल किया था।
पंजाब के इतिहास में खाड़कू शब्द 80 के दशक के उन चरमपंथियों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्होंने हथियार उठा लिए थे। सिख समुदाय के लिए ये एक बहुत ही संवेदनशील शब्द है, लेकिन दिलजीत ने इस शब्द को एक कैजुअल पॉप गाने में पिरो दिया था, जिससे कई सिख संगठन बुरी तरह भड़क उठे थे। बात तब और बिगड़ गई जब साल 2018 में बॉलीवुड फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क आई। इस फिल्म में दिलजीत का एक गाना था जिसके बोल थे पैंट मेकर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC और अकाल तख्त ने इस गाने पर बेहद कड़ी आपत्ति जताई। उनका साफ कहना था कि सिख धर्म में कृपाण का एक पवित्र और सम्मानजनक स्थान है। एक सिख एक्टर का इस तरह पैंट में गन गाना सिखों के धार्मिक प्रतीकों का सीधा मजाक उड़ाना है। जब विवाद बहुत बढ़ गया और अकाल तख्त ने सख्त रुख अपनाया तो दिलजीत ने अकाल तख्त के सामने सरेआम लिखित रूप से अपनी गलती मानी। उन्होंने माफीनामा भेजा और धार्मिक मर्यादा का सम्मान किया। लेकिन इसी दौर में दिलजीत के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। समय के साथ आई परिपक्वता ने दिलजीत के सिनेमा का ट्रैक बदल दिया। वो सिर्फ कॉमेडी या अर्बन पेंडू की इमेज में बंधकर नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने पंजाब के उस दर्दनाक राजनीतिक इतिहास को पर्दे पर उतारने का फैसला किया जिस पर बात करने से ही बॉलीवुड अक्सर कतराता है। साल 2014 में उनकी एक फिल्म आई जिसका नाम था पंजाब 1984। इस फिल्म में 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद पंजाब के उन हालातों को दिखाया गया था जब पुलिस एनकाउंटर्स में बेगुनाह युवाओं को मारा जा रहा था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े और नेशनल अवार्ड भी जीता। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि दिलजीत सिर्फ एक पॉप स्टार नहीं बल्कि एक बेहद संजीदा और शानदार एक्टर है। इसके बाद साल 2022 में दिलजीत नेटफ्लिक्स की फिल्म जोगी में नजर आए। ये फिल्म सीधे तौर पर दिल्ली में हुए 84 के सिख विरोधी दंगों की खौफनाक सच्चाई पर बनी थी। जोगी में दिलजीत ने एक ऐसे सिख युवक का किरदार निभाया जो दंगों की आग के बीच अपनी जान पर खेलकर अपने परिवार और पड़ोसियों को बचाता है। इन फिल्मों के अलावा उन्होंने सज्जन सिंह रंगरूट जैसी एक बड़े बजट की ऐतिहासिक फिल्म भी की। इसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ने वाले सिख सैनिकों की बहादुरी और उनके साथ हुए भेदभाव को दिखाया गया था। कुल मिलाकर बात इतनी है कि दिलजीत ने अपने अभिनय के जरिए सिख कम्युनिटी के हर दर्द को उकेरने की कोशिश की। एक्टिंग को लेकर उनकी शिद्दत को इसी बात से समझा जा सकता है कि कभी पगड़ी ना उतारने की बात कहने वाले दिलजीत दोसांझ ने अपनी फिल्म अमर सिंह चमकीला के किरदार को जस्टिस देने के लिए पगड़ी उतार दी। दुनिया ने पहली बार दिलजीत का पगड़ी के बिना अवतार देखा। हालांकि आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि दिलजीत पगड़ी जरूर पहनते हैं, लेकिन उन्होंने सिखों की तरह केश धारण नहीं कर रखे हैं। आप उनकी कुछ फोटोज में उन्हें टोपी पहने हुए देख सकते हैं, लेकिन बिना पगड़ी के अपने बालों में दिलजीत पहली बार अमर सिंह चमकीला फिल्म में ही दिखे थे। इम्तियाज अली की चमकीला फिल्म के बाद दिलजीत ने हाल ही में इसी डायरेक्टर की एक और फिल्म मैं वापस आऊंगा में काम किया है। इस फिल्म में भी एक लव स्टोरी की मदद से पंजाब का विभाजन का दर्द दिखाया गया है। और अभी कुछ ही दिनों पहले आई उनकी फिल्म पंजाब 95 इंडिया में बैन हो चुकी है। ये फिल्म पंजाब के उस मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर है, जिन्होंने पंजाब पुलिस के फर्जी एनकाउंटर्स का कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने रखा था। लेकिन यह सच इतना कड़वा है कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म पर सैकड़ों कट्स लगा दिए हैं। फिल्म रिलीज हुई तो OTT प्लेटफॉर्म से महज 48 घंटों के अंदर हटा दी गई और इसका नाम भी बदल दिया गया। इस फिल्म का नाम पंजाब 95 से बदलकर सतलज कर दिया गया। लेकिन इस फिल्म को बैन करने का उल्टा असर हुआ। गांव-गांव गुरुद्वारों के आंगनों में लोगों ने अपने दम पर फिल्म की स्क्रीनिंग शुरू कर दी। अकाली दल जैसी राजनीतिक पार्टियों ने भी पूरे पंजाब में इसकी फ्री स्क्रीनिंग की फंडिंग का ऐलान किया। अकाल तख्त के सचिवालय ने भी फिल्म हटाए जाने की कड़ी निंदा की, इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, जिनके दादा और पूर्व पंजाब CM बेअंत सिंह की हत्या सिख उग्रवादियों ने की थी, उन्होंने दिलजीत को एक तरफा नैरेटिव दिखाने का दोषी बताया और उन्हें चुनौती दी कि वो पुलिस अफसरों की हत्याओं पर भी फिल्म बनाए। चाहे वो पंजाब 1984 हो, इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा या हनी त्रेहन की पंजाब 95 या कहें सतलुज हो, उनकी इन सारी फिल्मों में पंजाबियों के दर्द को टटोला जा सकता है। सिखों के कॉज के लिए दिलजीत की डेडिकेशन आप उस कहानी से समझ सकते हैं जो डायरेक्टर हनी त्रेहन ने एक इंटरव्यू में सुनाई थी।
उन्होंने बताया कि जब वो दिलजीत से मिलने गए और उन्होंने कहा कि वो पंजाब पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं, तो दिलजीत उनसे पूछते हैं कि आप कौन से मुद्दे पर फिल्म बनाना चाहते हैं। ऐसे में दिलजीत दोसांझ अचानक से कहते हैं कि लेकिन पाजी, सिर्फ एक ऐसा शख्स है जिस पर पंजाब में फिल्म बननी चाहिए, और वो नाम है जसवंत खालड़ा। ये कहते ही हनी त्रेहन ने अपने बैग से पंजाब 95 की स्क्रिप्ट निकाली, जिस पर बोल्ड लेटर्स में लिखा था जसवंत सिंह खालड़ा। यह देखकर दिलजीत बहुत खुश हुए। उन्होंने त्रेहन से डेट देने की बात कह दी, लेकिन हनी ने जैसे ही पैसे की बात की तो दिलजीत ने कहा कि इस फिल्म के लिए वो एक भी रुपया चार्ज नहीं करेंगे। उन्होंने बस इतना कहा कि आप मुझे जगह और वक्त बता दीजिएगा, मैं पहुंच जाऊंगा। कहानी में सियासत का जिक्र हो और पंजाब की बात हो तो एक शब्द का आना तय है, वो शब्द है खालिस्तान। दिलजीत दोसांझ के स्टारडम के साथ सबसे बड़ा और खतरनाक विवाद इसी एक शब्द से जुड़ा है। उन पर बार बार खालिस्तानी एजेंडे को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में जब उनकी फिल्म पंजाब 95 पर बवाल हुआ तो बीजेपी के बड़े नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने दिलजीत पर सीधे हमले किए। बिट्टू ने आरोप लगाया कि दिलजीत अपनी फिल्मों के जरिए आतंकवादियों का महिमा मंडन कर रहे हैं। ऐसा ही आरोप दिलजीत पर किसान आंदोलन के वक्त भी लगाया गया था। लेकिन क्या वाकई खालिस्तानी संगठनों को लेकर दिलजीत के दिल में कोई नरमी है? इसका जवाब उनके ऑरा टूर के दौरान देखने को मिला। बात मई 2026 की है। कनाडा के कैलगरी में दिलजीत का शो चल रहा था। शो के दौरान कुछ लोग खालिस्तानी झंडे लेकर घुस गए और उनके फैंस को परेशान करने लगे। दिलजीत ने स्टेज पर कोई घबराहट नहीं दिखाई। उन्होंने तुरंत अपना शो रोक दिया। उन्होंने सिक्योरिटी से कहा कि जो भी शो में दिक्कत पैदा कर रहा है उसे उठाकर बाहर फेंक दो। बाद में दिलजीत ने सोशल मीडिया पर एकदम साफ कर दिया कि कोई बाहर खड़े होकर प्रदर्शन करे तो उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर आकर फैंस को तंग करना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। खालिस्तानी संगठनों की दिलजीत से इस चिढ़ की एक और बड़ी वजह है, और वो वजह है बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। बात है अक्टूबर 2025 की। दिलजीत टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन में गए थे। वहां उन्होंने सम्मान में अमिताभ बच्चन के पैर छू दिए। बस इसी बात पर खालिस्तानी संगठन भड़क गए। प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इसके बाद दिलजीत को खुली धमकियां दी। पन्नू ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि अमिताभ बच्चन पर 1984 के सिख विरोधी दंगों को भड़काने का आरोप है। पन्नू ने कहा कि उनके पैर छूकर दिलजीत ने 1984 के पीड़ितों का अपमान किया है। संगठन ने विदेशों में बसे सिखों से दिलजीत के कॉन्सर्ट्स का विरोध करने की भी अपील की। इन धमकियों के बाद भी दिलजीत बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने सोशल मीडिया पर बस इतना लिखा कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है और सब ऊपर वाले की मर्जी है। यानी दिलजीत का मामला एकदम दोराहे वाला है। भारत में बैठे कुछ राजनेता और ट्रोल्स उन्हें खालिस्तानी साबित करने पर तुले रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ असली खालिस्तानी संगठन विदेशों में उनके शोज का विरोध करते हैं और उन्हें धमकियां भी देते हैं। हालांकि ये दिलजीत की पॉलिटिक्स के कई रंगों में से महज एक रंग है। उनके कई रंग तब देखने को मिलते हैं जब एक तरफ वो किसान आंदोलन में खामोशी से करोड़ों के कंबल बांटते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यही दिलजीत साल 2025 के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंच जाते हैं और इसे एक यादगार शाम बताते हैं। वही दिलजीत जो अपने शोज में राहत इंदौरी का शेर कहने लगे थे, जब पीएम मोदी से मिले तो सोशल मीडिया पर उन्हें देशद्रोही बताने वाले उनकी तारीफ करने आगे आ गए। तो वहीं एंटी गवर्नमेंट तबका भी सेकुलर जैसे पर्याय देने से परहेज ना कर सका। दिलजीत की राजनीति का एक और रंग आपको बताते हैं। कुछ ही दिनों पहले जब सीजेपी के प्रोटेस्ट के बारे में उनसे किसी ने इंस्टा लाइव में पूछ लिया तो उनका कहना था, ब्रो आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम नो पॉलिटिशियन। और उन्होंने कोई भी साइड चुनने से मना कर दिया। लेकिन नेति को कुछ और ही मंजूर था। 1 जुलाई को उन्होंने इंस्टा लाइव पर यह बात कही और इसके ठीक 4 दिन बाद ही उनकी फिल्म सतलज को इंडिया में बैन कर दिया गया। इस बैन के विरोध में आखिरकार दिलजीत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी फिल्म का वही हाल हुआ जो जसवंत सिंह खालड़ा का हुआ था। अब दिलजीत की पॉलिटिक्स को आप कहां प्लेस करेंगे? किसान आंदोलन में, पीएम ऑफिस में, पंजाब के मुद्दों में? यह विरोधाभास ही दिलजीत की पॉलिटिक्स है जिसे खुद वही डिकोड कर सकते हैं।
लेकिन भारत सरकार की इस भारी सेंसरशिप से जूझने वाला ये देसी लड़का ग्लोबल स्टेज पर एकदम आजाद है। पंजाब के दर्द को पर्दे पर उकेरने वाले इसी दिलजीत ने जब अमेरिका के कोचेला और जिमी फैलन शो के मंच पर कदम रखा तो इतिहास रच दिया। शकीरा से लेकर पॉप स्टार सिया तक हर कोई इस पगड़ी वाले स्वैग का मुरीद हो गया। लेकिन इन विशाल ग्लोबल कॉन्सर्ट्स के पीछे सिर्फ स्वैग नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का एक ऐसा सॉलिड बिजनेस मॉडल काम करता है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनियों को भी हैरान कर दिया है। साल 2023 में जब दिलजीत कोचेला के मंच पर उतरे तो वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो इतिहास रच रहे थे। कोचेला दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में से एक है। दिलजीत वहां परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी आर्टिस्ट थे। इस परफॉर्मेंस के बाद लॉस एंजल्स में वीडियो शूट करने के दौरान कोचेला के हेड पॉल टॉलेट खुद उनसे मिलने आए। उन्होंने दिलजीत से हाथ मिलाया और कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से आज भारत में करोड़ों लोग कोचेला का नाम जान गए हैं। दिलजीत का ग्लोबल स्वैग यही नहीं रुका। अमेरिका के मशहूर टॉक शो होस्ट जिमी फैलन ने नेशनल टीवी पर पूरी दुनिया के सामने कहा कि वो इस धरती के सबसे बड़े पंजाबी आर्टिस्ट हैं। Please welcome the biggest Punjabi artist on the planet, Diljit Dosanjh। बिलबोर्ड समिट में उन्होंने बताया कि ग्लोबल पॉप आइकन शकीरा ने उन्हें फोन करके हिप्स डोंट लाई का इंडियन वर्जन बनाने का ऑफर दिया था। सिया जैसी हॉलीवुड पॉप स्टार उनके साथ हंस हंस गाना गाती है। और तो और मुंबई के कॉन्सर्ट में दुनिया के सबसे बड़े सिंगर्स में से एक एड शरीन खुद आकर दिलजीत के साथ पंजाबी में ताल से ताल मिलाते हैं। इसके बाद भी दिलजीत को लेकर कई अफवाहें उठी, जिनमें से एक अफवाह थी टेलर स्विफ्ट के साथ वैंकूवर के एक रेस्टोरेंट में एक साथ देखे जाने की खबर। दिलजीत ने इस पर हल्के फुल्के अंदाज में सिर्फ इतना कहा कि प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिलजीत अचानक इतने बड़े कैसे हो गए। आखिर उनके इस ग्लोबल राइज का असली कारण क्या है? बीबीसी की रिपोर्ट और म्यूजिक इंडस्ट्री के एनालिटिक्स को देखें तो इसके 3 सबसे बड़े कारण समझ आते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है पंजाबी डायस्पोरा, यानी विदेशों में बसे अमीर पंजाबी। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में बसे एनआरआई पंजाबियों के पास बेशुमार दौलत है। वो अपने कल्चर और अपनी भाषा को ग्लोबल स्टेज पर देखने के लिए भूखे हैं। दिलजीत ने उनके इसी इमोशन को बहुत अच्छी तरह टैप किया। दूसरा कारण है दिलजीत का अपना अनफिल्टर्ड स्वैग। उन्होंने हॉलीवुड तक पहुंचने के लिए कभी अंग्रेजी में गाने नहीं गाए। उन्होंने अपना ठेठ पंजाबी अंदाज और पगड़ी नहीं छोड़ी। वो अंग्रेजों को पंजाबी सिखा रहे हैं। उनका यही अर्बन पेंडू अवतार ग्लोबल ऑडियंस को बेहद असली और ओरिजिनल लगता है। यही कारण है कि जब दिलजीत मेट गाला में पहुंचते हैं तो वो ऐसे महाराजा अवतार में थे जो वहां मौजूद हर सेलिब्रिटी से अलग दिख रहा था और उनके इस अटायर की हर जगह चर्चा भी हुई। लेकिन एक चीज जिसने उन्हें पंजाब से जुड़ा हुआ दिखाया वो था उनकी उस ड्रेस पर बना पंजाब का नक्शा और उसमें अंकित गुरमुखी। तीसरा कारण है दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनियों का पैसा। वार्नर म्यूजिक ग्रुप और लाइव नेशन जैसी कंपनियों ने समझ लिया था कि पंजाबी म्यूजिक में करोड़ों डॉलर्स का बाजार छिपा है। इसलिए दिलजीत के इंटरनेशनल शोज दुनिया की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी लाइव नेशन ऑर्गेनाइज करती है। ये वही कंपनी है जो टेलर स्विफ्ट और कोल्डप्ले जैसे बड़े स्टार्स के वर्ल्ड टूर्स करवाती है। अब बात करते हैं दिलजीत के इन शोज के नंबर्स की। साल 2024 में उनके दिलुमिनाटी टूर ने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। कनाडा के वैंकूवर में जिस बीसी प्ले स्टेडियम में उनका शो हुआ वहां 54,000 टिकट्स कुछ ही मिनटों में बिक गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलजीत के इन इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स की टिकट $100 से शुरू होकर $500 तक बिकती है। आज के हिसाब से बात करें तो भारतीय रुपयों में एक आम टिकट 9,000 से लेकर 48,000 रुपए तक की होती है। वहीं सबसे आगे की लाइन और वीवीआईपी लाउंज की टिकट $50,000 तक में बिकती है। लाइव नेशन की रिपोर्ट बताती है कि उनके सिर्फ एक नॉर्थ अमेरिकन टूर ने ही $27 मिलियन यानी करीब 225 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया था। यह कोई आम स्टेज शोज नहीं है, यह हॉलीवुड के लेवल का एक प्योर कॉर्पोरेट बिजनेस है। हर कॉन्सर्ट में स्टेज की लाइटिंग, लेजर शो, वर्ल्ड क्लास साउंड सिस्टम और इंटरनेशनल डांसर्स की फौज पर करोड़ों रुपए का खर्च आता है।
मर्चेंडाइज यानी दिलजीत के नाम की टी शर्ट और हुडी बेचकर ही हर शो से लाखों डॉलर्स की कमाई होती है। दिलजीत अब सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर्स की एक चलती फिरती मल्टीनेशनल इंडस्ट्री बन चुके हैं। ये तो बात हुई उनके कॉन्सर्ट्स की। इसके अलावा दिलजीत एक शानदार व्लॉगर भी हैं, जिसका सबूत आपको उनके इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, जहां उन्होंने काफी फनी अंदाज में कहीं घूमने के तो कहीं खाना बनाने के जबरदस्त वीडियोस डाले हुए हैं। इंस्टा पर भी दिलजीत इतने हिट हैं कि MDH से लेकर कई बड़े ब्रांड्स उनके साथ कोलैब करने को हर दम तैयार रहते हैं। GQ इंडिया की माने तो आज दिलजीत की नेटवर्थ 172 करोड़ रुपए की है। पंजाब के एक छोटे से पिंड दोसांझ कलां के एक आम से घर में पैदा हुआ ये लड़का आज दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक अंपायर का बेताज बादशाह है। उसने अपनी जुबान और अपनी पगड़ी को ही अपने सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। बेशक वो करोड़ों रुपए कमा रहा हो, बेशक वो बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में दिखाई देता हो, बेशक उसकी राजनीति हो, कुछ भी हो, लेकिन ये लड़का आज भी जब कुछ बोलता है, जब उसे कुछ पसंद आता है, तो उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, वाहेगुरु। तो ये थी उस अर्बन पेंडू की कहानी जिसने अपने देसी स्वैग से पूरी दुनिया को अपने गानों पर नचा दिया। इस पूरे किस्से को सुनकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह किस्सा लिखा था मेरे साथी मयंक ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। किस्सा के इस एपिसोड को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे आप कौन सा किस्सा सुनना चाहते हैं वो भी बताइएगा। हालांकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आती भी हैं, हम लोग उसमें से कुछ कुछ छांटते भी हैं, लेकिन किस्सा को लिखने में काफ़ी वक्त जाता है। तो ऐसे में अगर आपका सुझाव हम लोग जल्द ना लेकर आ पाएँ तो उसके लिए कम से कम परेशान मत होइएगा, टीम अपना काम कर रही है। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।